आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्वे की सीरीज़ का तीसरा लेक्चर। और इसमें हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे लीनियर मेजरमेंट। इसमें हम लोग चैन सर्वे के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली थी, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। क्योंकि जैसा कि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो बहुत बड़े क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं, बट छोटे छोटे जो बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें सबसे पहला जो है एक क्वेश्चन आपसे सिंपल सा बन सकता है कि अलग अलग स्केल के बारे में देकर आपसे पूछ सकता है कि कौन सा स्केल छोटा है, कौन सा स्केल बड़ा है। जैसे यहीं पे देख लीजिए क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है इस एग्जांपल के लिए, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये आर एफ इक्वल टू रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। मतलब अगर 100, हम सभी को पता है क्या, 100 सेंटीमीटर, एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा ना, 100 सेंटीमीटर अगर कर देते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, 1 मीटर के बराबर होता है। वही चीज़ यहाँ पे बराबर करने की बराबर किया गया है कि 1 सेंटीमीटर था, अब इस 1 मीटर को क्या कर दिया गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। इसी तरह अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर हो जाए तो यहाँ पे क्या है, 100 मीटर है। अब इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से और मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/10,000। तो अगर यहाँ पे बात करें कि कौन सा स्केल बड़ा है और कौन सा स्केल छोटा है, तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी छोटी होगी, समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक तरह से आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं एग्जांपल के लिए, इसको समझाने के लिए आपको। देखिए मान लेते हैं कि एक 1/10 है और दूसरी वैल्यू क्या है भाई 100। तो कौन सी वैल्यू इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी होगी, जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा, वो वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी। और जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। सीधी बात, सभी को पता है। तो यहाँ पे जो स्केल होगा, कौन सा बड़ा स्केल होगा, ये वाला जो स्केल होगा वो सिंपल सी बात है बड़ा होगा, और ये वाला स्केल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से भी यहाँ पे सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन से स्केल क्या है इसमें बड़े हैं, कौन से स्केल छोटा है, ठीक है ना। ये सिंपल सा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। अगला क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है इस चैप्टर से। देखिए एक मिनट थोड़ा सा जूम कर दें ताकि आपको समझ में दिखाई दे पूरा प्रॉपर्ली। देखिए यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं, व्हाट आर द वेल कंडीशन ट्रायंगल, वेल कंडीशन एंड इल कंडीशंस ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब जब हम सर्वे में लीनियर मेजरमेंट कर रहे होंगे तो वहाँ पे अगर एक ट्रायंगल बना रहे हैं तो उसके लिए क्या स्पेसिफिक कंडीशंस होनी चाहिए, जिससे हम उसको क्या कह पाएंगे कि वो वेल कंडीशन की ट्रायंगल को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे हर जगह पूछा गया, हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया। तो यहाँ से तो ये क्वेश्चन जरूर बनने के चांसेस हैं। देखिए क्या किस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि वो ट्रायंगल क्या है, वेल कंडीशन ट्रायंगल है। तो इसको पढ़िएगा सिंपल सा, अ ट्रायंगल इज सेड टू बी अ वेल कंडीशन ट्रायंगल व्हेन नो एंगल इज लेस देन, मतलब कोई भी एंगल जो होगा वो 30 डिग्री से कम नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहा है कि कोई भी एंगल 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। अगर कोई भी ट्रायंगल इस दो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका वेल कंडीशन ट्रायंगल, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, वेल कंडीशन की ट्रायंगल की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो वो इल कंडीशन ट्रायंगल में आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल सी बात। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस ध्यान रखनी है। अगर कोई वेल कंडीशन ट्रायंगल है तो ये इस फॉर्म में ही वो कि उसका एक एंगल, कोई भी एंगल वो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई भी एंगल 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़िए क्या कह रहा है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज कंसीडर टू बी, और इन सभी की बात कर लें, अगर अलग अलग एंगल है तो वो तो अलग बात है, बट अगर सबसे बढ़िया कौन सा इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं तो वो बेस्ट कंडीशंस होती है फॉर द आइडियल ट्रायंगल, ठीक है ना। जितने भी ट्रायंगल होते हैं उन सभी में सबसे बेस्ट और आइडियल शेप जो होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो ये आपका बनाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की, ठीक है ना, कि वेल कंडीशन ट्रायंगल की क्या कंडीशंस होती है, जिस कंडीशन में हम लोग किसी भी ट्रायंगल को क्या कहेंगे कि ये वेल कंडीशन ट्रायंगल है, ठीक है ना। नाउ अब देखिए और भी कुछ इसमें खास बात, बाकी इसमें और कोई ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ हम यहाँ पे कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे
जब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, लीनियर मेजरमेंट कर रहे होते हैं, उस कंडीशन में कुछ खास बातें देखने को मिलती हैं, कुछ सिंपल सी डेफिनेशन देखने को मिलती हैं जो आपको सिंपल सा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है ना। उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। जैसे यहाँ पे 3 मेन चीज़ों के बारे में बात की गई। देखिए डेफिनीशन, कुछ डेफिनीशन के बारे में बात की गई। जैसे क्या है बताया है सबसे पहले इन्होंने, मेन स्टेशन क्या होता है भाई, जब आप सर्वे कर रहे होंगे तो वहाँ पे अलग अलग स्टेशन होंगे, कोई मेन स्टेशन होगा, कोई सब्सिडरी स्टेशन होगा, कोई टाई स्टेशन, तो उन्हीं के बारे में 1 बाय 1 करके हम लोगों ने बात करना है, ठीक है ना। सबसे पहले मेन स्टेशन के बारे में बात की, फिर सब्सिडरी और टाई स्टेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भैया मेन स्टेशन क्या होते हैं, टाई स्टेशन क्या होते हैं, सब्सिडरी स्टेशन क्या होते हैं, और तमाम सिंपल सी छोटी छोटी डेफिनेशंस है, उन सभी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके आए हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे छोटा सा डायग्राम है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे क्या क्या कहने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसी, यहाँ पे ले आते हैं ना, सबसे पहले बात करते हैं मेन स्टेशन क्या होते हैं। मेन स्टेशन वो होते हैं, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन सिंपल देख लीजिए आप थोड़ा सा, ताकि आपको याद करना समझना थोड़ा आसान रहे। देखिए मेन स्टेशन और बाउंड्री ऑफ एन एरिया एज अ कंट्रोलिंग पॉइंट्स आर नोन एज अ मेन स्टेशन। मतलब कहने का क्या है कि कोई भी मेन स्टेशन वो होते हैं जो किसी भी एरिया के क्या होते हैं, बाउंड्री पर सिचुएटेड होते हैं। मतलब जैसे ये वाला पॉइंट्स हो गया, ये वाला पॉइंट्स हो गया, ये वाले पॉइंट्स हो गए, ये वाले पॉइंट्स, तो ये सारे जो ABCD हैं, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे भाई, ये आपके मेन स्टेशंस कहलाएंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि समझना आपको ईजी रहे। तो यहाँ पे जो ये बड़े बड़े पॉइंट्स जो रखे गए हैं ABCD, ये सभी के सभी क्या हैं भाई, ये आपके मेन स्टेशन है। क्यों? क्योंकि ये जो भी एरिया आप सर्वे कर रहे हैं उसकी क्या है, बाउंड्री पे रखे गए स्टेशन हैं, जो किसी भी एरिया की बाउंड्री को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकंड, क्या बात की इन्होंने, टाई स्टेशंस। देखिए सेकंड डेफिनेशन क्या है, टाई स्टेशंस के बारे में। यहाँ पे देखिए टाई स्टेशंस क्या होते हैं, सिंपल से समझने की कोशिश कीजिएगा, हम बता रहे हैं आपको। देखिए नेक्स्ट क्या है भाई, टाई स्टेशंस। नाउ टाई स्टेशंस क्या होते हैं। अब ये जो दो आपके जो मेन स्टेशंस हैं, देखिए देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे एक मेन स्टेशन है, दूसरा मेन स्टेशन ये वाला है। इन दोनों मेन स्टेशन के बीच में एक और स्टेशन रखे गए हैं, जैसे E, और यहाँ पे C और A के बीच में एक और स्टेशन यहाँ पे रखा गया है। एक सेकंड, नाउ देखिए C और A के बीच में F स्टेशन रखे गए हैं, ऐसे ही, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए B और A के बीच में एक और यहाँ पे स्टेशन रखे गए हैं, ऐसे ही B और D के बीच में एक स्टेशन रखे गए हैं। तो ये सभी के सभी किस तरह के स्टेशन हैं, टाई स्टेशन, या इन्हीं को क्या बोलते हैं आप, सब्सिडरी स्टेशंस, ठीक है ना। इन्हीं को आप सब्सिडरी स्टेशंस भी बोलते हैं या टाई स्टेशंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका सिंपल सा नाम लिख दें, क्या क्या है, E हो गया, F हो गया, G हो गया, H। तो ये सभी के सभी क्या हैं, टाई स्टेशंस हैं। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जैसे दो मेन स्टेशंस हैं ए या C, इनके बीच में कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे हमें क्या करना है, अंदर जो भी एरिया है इसके इस पॉइंट इन बिटवीन अगर कोई भी पॉइंट्स है उनका क्या करना है, सर्वे करना है, उनके बारे में डिटेल एनालिसिस करना है, तो हम इन टाई स्टेशंस की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट्स का हम लोग डिटेल सर्वे कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं B और D, ये दो मेन स्टेशन हैं, इनके बीच में कोई पॉइंट्स H है जो टाई स्टेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे H पॉइंट्स जहाँ पे हम लोगों ने टाई स्टेशन H लिया है, इस पॉइंट्स का हमें क्या करना है, अगर डिटेल सर्वे करना है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस टाई स्टेशंस की मदद से यहाँ के जितने भी एरियाज होंगे उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा सर्वे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है टाई स्टेशंस का ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। नाउ अगला क्या है, इन्होंने क्या बताया है, एक मिनट देखिए। नाउ अब हम लोग बात करेंगे टाई लाइंस क्या होती हैं, ठीक है ना। अब ये जो टाई स्टेशंस हैं EFGH, इनको जो मिलाने वाली ये लाइंस हैं, ठीक है ना। सिंपल से एक मिनट थोड़ा इसको, ठीक, ये देखिए एक मिनट थोड़ी रहने दीजिए, यहीं पे देखिए E हो गया और F, ये टाई स्टेशंस थे E और F, इनको एक मिलाने वाली एक लाइन है EF लाइन, ठीक है ना। तो ये कौन सी लाइन कहलाएंगी, ये
टाई लाइंस कहलाएंगी, ठीक है ना। तो टाई लाइंस कौन सी होंगी, EFGH, ये सभी की सभी क्या होंगी, टाई लाइन होंगी। क्या होंगी, टाई लाइन, जो टाई स्टेशंस को क्या कर रही हैं, जोड़ रही हैं, टाई स्टेशंस को जोड़ती हैं, टाई स्टेशंस को क्या कर रही हैं भाई, ये जोड़ने का काम कर रही हैं, जोड़ने का काम कर रही हैं। तो ये क्या होंगे, टाई स्टेशंस कहलाएंगे, ठीक है। बस अब एक और सिंपल सी बेसिक सी डेफिनेशन होती है जिसको आपको जानने की ज़रूरत है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है कि भैया इसमें बेस लाइन क्या होता है, ठीक है ना। बेस लाइन को समझ लीजिए यहीं पे, फिर इसके बाद इसके बारे में लिख देते हैं। तो बेस लाइन जो मेन स्टेशंस को जोड़ने वाली जो सबसे बड़ी सर्वे लाइन होती है। तो यहाँ पे देखिए मेन स्टेशंस कौन कौन से हैं आपके, मेन स्टेशन है आपका, एक मिनट, ACDB, ये सारे के सारे मेन स्टेशन हैं। लेकिन इन सभी मेन स्टेशन में सबसे ज़्यादा बड़ी कौन सी सर्वे लाइन है, ये वाली सबसे बड़ी सर्वे लाइन है, ये सबसे बड़ी सर्वे लाइन है ना। तो इसी लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, बेस लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि बेस लाइन क्या होता है भाई, बेस लाइन। तो ये क्या होती है, लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन, जो सबसे बड़ी सर्वे लाइन होगी मेन स्टेशंस को जोड़ने वाली, वही क्या होगी, आपकी बेस लाइन होती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बेस लाइन से आप क्या समझते हैं। तो बेस लाइन वो लाइन होती है जो मेन स्टेशंस को जोड़ती है, और वो उन सभी सर्वे लाइन में सबसे बड़ी सबसे बड़ी मतलब लेंथ होती है सर्वे लाइन की, वो आपकी क्या होती है, बेस लाइन होती है, ठीक है ना। अब एक और आता है इसमें, चेक लाइन होती है। चेक लाइन क्या होती है, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी में आपके डायग्राम में दिया गया है, चेक लाइन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। देखिए एक मिनट, देखिए अब यहाँ पे चेक लाइन क्या होता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। क्या है चेक लाइन, कैसे इनको समझते हैं थोड़ा। दूसरा कलर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, इससे आपको समझना थोड़ा सा इजी हो जाए। ब्लैक ले लेते हैं, चलो ठीक है ना। चेक लाइन क्या है, देखो चेक लाइन का बेसिक उद्देश्य सबसे पहले क्या होता है, जो भी हम लोगों ने सर्वे लाइन ड्रॉ की है उसमें कौन सी सर्वे लाइन एकदम एक्यूरेट है, मतलब उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि जो भी आप सर्वे ड्रॉ कर रहे हैं, लाइनें जो भी खींच रहे हैं वो क्या सही है कि नहीं है, तो वो एक्यूरेट है या नहीं है, उनकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम लोग चेक लाइन का क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे ये जैसे कि लाइन आपकी देख रहे हैं क्या, CK, ये वाली लाइन CK और JD, ये दोनों की दोनों लाइनें क्या हैं, चेक लाइन कहलाती हैं, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे आ जाते हैं सबसे। चेक लाइन क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए ना, चेक लाइन क्या होती हैं पता है, क्या करते हैं, एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, एक्यूरेसी चेकिंग के लिए होती हैं, एक्यूरेसी चेक करने के लिए ऑफ अ सर्वे लाइन, ऑफ अ सर्वे लाइन, मतलब जो भी सर्वे लाइन होती हैं उनकी जो एक्यूरेसी होती है उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक लाइन का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा आपके इस टॉपिक में यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपके ये डायग्राम दिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये डायग्राम आपके इसमें दिया भी गया है, तो यहाँ से थोड़ा सा आप कोरिलेट कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग थी तो वो भी मैंने इस समय चीज़ों को टैकल कर लिया, ठीक है ना। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक। इसको मैं छोटा सा कर दूँ और सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्या क्या चीज़ें कहाँ से होती हैं उन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं यहाँ से। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी में क्या क्या चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बेस लाइन के बारे में बात की गई है। देखिए यहाँ पे बेस लाइन क्या होती है, एक सेकंड, ठीक। देखिए यहाँ पे बेस लाइन के बारे में बात की गई है। क्या होती है बेस लाइन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्वे, जो भी होती है सर्वे की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन यही होती है। और ये क्या होती है, लॉन्गेस्ट ऑफ अ मेन सर्वे लाइन कंसीडर्ड एज अ बेस लाइन, जो भी क्या होंगी सबसे ज़्यादा लंबी लेंथ में होंगी सर्वे लाइन, तमाम तरह की सर्वे लाइन होंगी उसमें से जो सबसे ज़्यादा लेंथ होगी जिसकी, वो आपकी क्या होगी, बेस लाइन होगी। इसी तरह यहाँ से चेक लाइन होती है। चेक लाइन का बेसिकली पर्पज़ क्या होता है उसको देख लेते हैं। सम फिक्स पॉइंट ऑन द बेस लाइन, इट इज़ नोन एज चेक। देखिए इट इज़ टेकन टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अ ट्रायंगल
समटाइम दिस लाइन हेल्प्स टू लोकेट द इंटीरियर डिटेल्स। तो चेक लाइन से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी अंदर जो भी बड़े से एरिया थे, ठीक है ना, मेन स्टेशन को जोड़ने के बाद जो अंदर का पोर्शन बचा था, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, इसको देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था एस्ट्रो ब्लॉक्स, तो ये तो मेन स्टेशन थे A B C D। तो यहाँ पे चेक लाइन हम लोगों की कैसी थी, ऐसे थी ना, ऐसे कुछ। तो ये अंदर वाली जो पोर्शन है, इनके बारे में अगर डिटेल एनालिसिस करना है तो हम इस चेक लाइंस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इंटीरियर डिटेल्स भी निकाल सकते हैं, और जो भी सर्वे लाइन ड्रॉ की गई है उनकी क्या कर सकते हैं, एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो इतना यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। अब बात आती है ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, तो ऑफसेट बेसिकली डिस्टेंस मेजर, लैटरल मेजरमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है ना, देखिए क्या बोल रहा है ऑफसेट, इट इज़ अ लैटरल मतलब परपेंडिकुलर किसी चीज़ की, लैटरल मेजरमेंट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू द चैन लाइन, इट इज़ नोन एज ऑफसेट। ठीक है ना, अब ऑफसेट कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑफसेट बेसिकली दो प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला इन्होंने क्या बताया है, परपेंडिकुलर ऑफसेट, और दूसरा ऑब्लिक ऑफसेट। देखिए अभी आगे बताएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं कि हमें क्या करना था, यहाँ पे देखिए डायग्राम में बनाया गया, इन्होंने डायग्राम बनाया, देखिएगा डायग्राम समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये मेन सर्वे लाइन थी, ठीक है ना, और यहाँ से हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स को क्या करना था, लोकेट करना था। ठीक है ना, मान लेते हैं ये मेन सर्वे लाइन जा रही थी हमारी, और इसी के इससे, ठीक है ना, एक सर्टेन डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट्स था, तो उसको लोकेट करना था। तो हम एक तरह से, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये पॉइंट्स, यहाँ से भी इसको डायरेक्टली ऐसे लोकेट कर सकते थे, लेकिन ये डिस्टेंस क्या हो जाती, ज़्यादा हो जाती, तो हम कम से कम मेजरमेंट इन्वॉल्व हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। परपेंडिकुलर ऑफसेट में ये होता है कि हमें कम से कम डिस्टेंस मेजर करना होगा। अब मान लेते हैं जैसे यहाँ पे एक आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया और इसको यहाँ मिला दिया, तो ये भी सबसे बड़ी लाइन होगी, और यहाँ पे ये एक वर्टिकल लाइन्स, ठीक है ना, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए इस लाइन से, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट लेते हैं। तो परपेंडिकुलर ऑफसेट का बेसिक उद्देश्य क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए, मतलब कम से कम डिस्टेंस हमें मेजर करना होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लेंगे, परपेंडिकुलर ऑफसेट लेंगे। ठीक है ना, वहीं पे एक और चीज़ है, दूसरा क्या, एक और ऑफसेट है जिसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक ऑफसेट। देखिए यहाँ पे ऑब्लिक ऑफसेट, तो जैसे अभी हमने बताया क्या, देखिए एक मिनट यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, क्या है कहने का मतलब कि जैसे एक सर्वे लाइन थी, यहाँ पे एक कोई पॉइंट था जिसको हमें क्या करना था, पता करना था, तो ये मेन सर्वे लाइन हमारी जा रही थी, तो आप क्या कर, एक तो क्या कि यहाँ से परपेंडिकुलर ऑफसेट ले लिया 90 डिग्री, कम से कम मेजरमेंट हो गया। दूसरा क्या कर सकते थे, इसी पॉइंट से यहीं से ऐसे डायरेक्ट भी जा सकते थे, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता था, ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ मेजर करना पड़ रहा था। तो इस ज़्यादा डिस्टेंस ना मेजर करना पड़ी, इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट लेते हैं। लेकिन अगर परपेंडिकुलर ऑफसेट नहीं ले पा रहे हो, तब आप जाके ऑब्लिक ऑफसेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑब्लिक ऑफसेट होता है, ठीक है ना। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या चीज़ें इन्होंने कही है। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे एक नया इंस्ट्रूमेंट जो कि आपके लीनियर मेजरमेंट में काम आता है, कुछ एंगल वगैरह सेट करने के लिए। ठीक है ना, तो उसमें आते हैं सबसे पहले क्रॉस स्टाफ। ठीक है ना, क्रॉस स्टाफ। अब ये क्रॉस स्टाफ बेसिकली क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, तो देखिए अब क्रॉस स्टाफ इज़ अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल्स। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं अगर लीनियर मेजरमेंट में आप ट्रावर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, ट्रावर्स, अभी हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे ट्रावर्स के बारे में, तो अभी जस्ट नाम जान लीजिए, अगला चैप्टर हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें बता देंगे कि बेसिकली ट्रावर्स होता क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एंगल वगैरह सेट करते हैं। ठीक है ना, मतलब एक स्टेशन यहाँ पे है तो दूसरा स्टेशन यहाँ पे, तो इनके बीच में क्या एंगल है बेसिकली। ठीक है ना, तो एंगल सेट करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, क्रॉस स्टाफ का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे क्रॉस स्टाफ कितने प्रकार के हैं, 3 तरह के। सबसे पहले ओपन, फिर दूसरा फ्रेंच, थर्ड एडजस्टेबल। अब सबसे पहले ओपन क्रॉस स्टाफ के बारे में बात किया गया है। देखिए तो देखिए ओपन क्रॉस स्टाफ क्या होता है, सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें क्या है, 4 मिडल आर्म्स रिंग्स, ये देखिए डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, ये सिंपल सा, ठीक है ना, यहाँ पे ये आपका ओपन क्रॉस स्टाफ दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली क्रॉस स्टाफ बेसिकली क्या होते हैं और इनका क्या उद्देश्य होता है। ठीक है ना,
बस। अब देखिए ऑप्टिकल स्क्वायर, ये भी सेम उसी तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसका क्या पर्पस क्या होता है। ऑप्टिकल स्क्वायर ऑल्सो यूज फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल्स। बस सिंपल सा ऑब्जेक्टिव पेपर है, हमको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना इन डेप्थ, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकते हैं, सिर्फ उसको उसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे बस, ठीक है ना। ठीक, ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है, ठीक ना। अब इसी में देख लेते हैं क्या चीज़ें और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ना। हाँ, अब ये ऑप्टिकल स्क्वायर के प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल को समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके सीधे डायग्राम की ओर मूव ऑन करते हैं। डायग्राम से आपको ज़्यादा समझ में आएगा इजली। तो देखिए यहाँ पे ना, देखिए देखिए ऑप्टिकल स्क्वायर का ये डायग्राम दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ से क्या करते हैं, रेस डाली जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे दो, सबसे पहली बात, दो मिरर होते हैं। एक मिरर ये है, दूसरा मिरर ये है। ये आई इसका नाम दिया गया और इसका नाम एच दिया गया। ये दोनों ही एक एंगल पे क्या होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये जाके यहाँ पे मीट करते हैं, जैसे 45 डिग्री पे। तो जो दोनों मिरर हैं वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं, सबसे पहली बात 45 डिग्री पे। अब जब यहाँ से रेज़ को क्या करते हैं, डालते हैं, तो वो यहाँ पे जाता है, इससे रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पे टकराता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस मिरर पे आता है, और फिर यहाँ से टकराने के बाद क्या होता है, 90 डिग्री पे क्या होता है, वापस चला जाता है। ये देखिए 90 डिग्री पे कट करते हुए निकलता है। तो यही यहाँ पे प्रिंसिपल यहाँ से आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब हम लोग आ जाते हैं इसकी सिंपल सी थ्योरी पे। देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टिंग, ठीक है ना। किस पे बेस्ड होता है, सबसे पहली बात प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल बिटवीन फर्स्ट इंसिडेंट रे एंड द लास्ट रिफ्लेक्टेड रे इज ट्वाइस द एंगल बिटवीन द मिरर। मतलब कहने का क्या है, यहाँ पे समझिए कि जो दो मिरर रखी गई हैं, ठीक है ना, जो दो मिरर ऐसे करके रखी गई थी, ठीक है ना, ऐसे, और जो यहाँ से जब ऐसे जाती है रे, फिर यहाँ लड़ती है, फिर यहाँ से यहाँ पे चली जाती है, तो इनके बीच में जो एंगल है 45 डिग्री, उसका क्या है, जस्ट डबल है यहाँ पे। मतलब यहाँ से जब ये रे निकलती है, यहाँ से जब रे इंसर्ट करते हैं और जब यहाँ से रे पास होती है, तो ये एंगल जो होता है, इस एंगल का क्या है, डबल है। और दूसरी बात कि ये जो प्रिंसिपल है किस पे बेस्ड है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो रही है यहाँ पे, रेज क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ से जा रही रेज यहाँ पे टकराती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आती है, और यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पे निकल जाती है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो किस पे बेस्ड होता है, ऑप्टिकल स्क्वायर का प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। दूसरी बात, जो मिरर होते हैं उनके बीच एंगल कितना होता है, 45 डिग्री का एंगल होता है। और जो इंसिडेंट रे और जो क्या हो रही है, रे रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल रही होती है, उनके बीच का जो एंगल होता है वो कितने एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बस इतनी ही चीज़ें यहाँ से आपसे पूछी जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके गाइस।